नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मौज में तो हुई। अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था एनर्जी, पावर, वर्क, फोर्स, प्रेशर, ट्रस्ट, यानी कि ऊर्जा, शक्ति, बल, प्रणोद, दाब, ये सारी चीजें अपन ने जो है कल की क्लास में डिस्कस की थी, और कोई बहुत मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, इजीली समझ गए होंगे। आज अपन शुरू करते हैं उससे पहले एक चीज जो कल कर लेनी चाहिए थी पिछले वीडियो में, वो है इंट्रोडक्शन। अगर आप सामने होते तो जरूर आपसे परिचय किया करता मैं, पर अभी के लिए मैं अपना बताता हूँ। तो मेरा नाम आशीष है और मैंने एनआईटी सूरत से एमटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर सिस्टम में, और उसके बाद में 4 साल मैंने एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व किया है, और फिर आपके सामने है। तो आज अपन बात करेंगे स्केलर, वेक्टर और सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सदिश, अदिश, और जो इकाई का एक सिस्टम है, मात्रकों का एक सिस्टम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सदिश और अदिश से। देखो, इनके नाम में ही समझ आता है। एक सदिश, एक अदिश, यानी कि वेक्टर और स्केलर। सदिश वो राशियां हैं, वो क्वांटिटीज हैं जिनको नापने के लिए या जिनको दर्शाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड यानी कि उनका परिमाण और दिशा दोनों चाहिए आपको वेक्टर को बताने के लिए, सदिश। वहीं स्केलर या अदिश वो राशियां हैं जिनको बताने के लिए सिर्फ उनका परिमाण ही पर्याप्त है, दिशा की जरूरत नहीं है, इसीलिए अदिश। और ये क्या है कि कोई भी चीज है, कोई भी राशि है, कोई भी, मतलब मैं कहता हूं कि द्रव्यमान है, तो आपको नापना तो है ही। तो इसके लिए एक राशि, इसके लिए एक मैग्नीट्यूड आपको बताना पड़ेगा, एक, कि भाई ये कितना है। लेकिन कुछ राशियों में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये इतना है और इस दिशा में। ये मेजर डिफरेंस है। आओ देखते हैं स्केलर। ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ मेजरमेंट है। क्या है ये? टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, नापने के तरीके। आपने नापा, आपको लिखना। फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इनका परिमाण चाहिए। अदिश राशियों में डायरेक्शन या दिशा की जरूरत नहीं। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लेटर। ये अभी बताएंगे। नॉर्मल रूल्स, हाँ, जो इनके जोड़ बाकी गुणा भाग अपन करते हैं, इनमें नॉर्मल रूल्स लगते हैं, जैसे अपन नॉर्मली करते हैं, क्योंकि दिशा तो इनमें है ही नहीं। तो फिर जो एल्जेब्रिक नियम है, जो बीज गणितीय सूत्र हैं, वो इनमें भी लागू होते हैं। वैसे ही तो संख्याएं हैं ये। इनके कुछ एक एग्जाम्पल हैं, जैसे डिस्टेंस यानी कि दूरी, स्पीड यानी कि गति, मास यानी कि द्रव्यमान, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, वॉल्यूम आयतन। आप खुद सोचो इनमें। जैसे टाइम की मैं बात करूं, मैं घड़ी को देखूं, मैं कहूं कि भाई 2:05 हुए हैं। अब चाहे घड़ी को ऐसे देखो और चाहे उधर से देखो, 2:05 ही होंगे। अब अगर आप यही बात करो कि भाई आपका जो टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर मैं कहता हूँ 25 डिग्री है इस कमरे में। अब आप ऊपर से देखो तो भी 25 ही रहेगा, नीचे से देखो तो 25 है, दाएं बाएं किधर से ही देखो, आप खुद सोचोगे ना इन चीजों में, तो आपको भी समझ आ जाएगा कि सदिश क्या है, अदिश क्या है। ये अदिश राशियां, एग्जाम्पल और भी हैं। फिर अपन देखते हैं सदिश, वेक्टर। तो इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको दिशा भी बतानी जरूरी है।
दिशा नहीं बताई तो ये अधूरा काम है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए इसको, परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। इनको जोड़ने और घटाने के लिए ना थोड़े स्पेशल रूल्स हैं, क्योंकि अब ये सिंपल वैल्यूज नहीं है, इनके साथ दिशा भी है, तो इनको नॉर्मली जोड़ा घटाया या गुणा भाग नहीं किया जा सकता। तो इनके स्पेशल रूल्स होते हैं, वो थोड़ा सा अपन देखेंगे। अब इनमें एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बोल्ड लेटर्स या एरो, इनके ऊपर एक टोपी लगा देते हैं, यानी कि गाढ़े अक्षरों या अक्षरों के ऊपर एक तीर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अगर मेरे को इनको दिखाना है, जैसे अदिश को अगर मेरे को लिखना है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी को अगर मेरे को लिखना है, तो स्केलर में क्या है, जैसे मैंने बताया द्रव्यमान 5 किलो, तो मैं सिंपल लिख दूंगा 5 kg। वही अगर मेरे को सदिश को दिखाना है तो दो तरीके हैं लिखने के। या तो मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, गाढ़ा कर दूंगा। तो मैं अब फॉर एग्जांपल सदिश में कौन सी है, वेलोसिटी ले लो आप, 5 किलोमीटर प्रति घंटे या प्रति मिनट, तो ये बोल्ड लिखेंगे, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे। या फिर आप क्या कर सकते हो, बोल्ड नहीं लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे इनको, आप क्या करोगे कि यही 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो थी या प्रति सेकंड जो थी, इसके ऊपर एक ऐसे टोपी लगा दो। समझ में आया? बस ये लिखने का तरीका ही है और कुछ नहीं है। टोपी ऐसे, ये 5 लिखा हुआ था ना, इसके ऊपर एक टोपी लगा दो, यही वो एरो है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं फोर्स, बल, वेलोसिटी, वेग, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, उसके बाद में एक्सेलरेशन यानी त्वरण, मोमेंटम। ये सब अगर आप देखोगे ना वो स्केलर वाले एग्जाम्पल से, तो ये सिमिलर ही है, बस फर्क दिशा का ही है। जैसे मैं बताऊं तुम्हें, तो देखो, सबसे पहले अपन एक बात करते हैं दूरी या विस्थापन, इन दोनों में कहाँ डिफरेंस आता है। मान लो आपका मन किया गेड़ी लगा के आऊं मैं कटई, तो वो थारो घर है, ये आपका घर है, यहां से आप निकलते हो 5 किलोमीटर ऐसे, फिर इधर और यहाँ पहुंचते हो, तो आप टोटल दूरी कितनी तय की आपने, वो की 5 5 5 15 मीटर। लेकिन आप अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, यानी कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक कितना चले हो, डायरेक्ट डिस्टेंस वो कितनी है, वो ये है। मान लो फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर है, तो आपने जो दूरी तय की है वो तो 15 मीटर है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हुआ है वो 10 मीटर का हुआ है, लेकिन किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं हाथ की तरफ। यही अगर गेड़ी यूं लगा लेते ना, तो दूरी तो वही रहती 15 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वही रहती 10 मीटर, पर दिशा बदल जाती। इस बार डिस्प्लेस हुए राइट साइड में, विस्थापित अपने दाएं हाथ की तरफ हो गई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट सदिश। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे फोर्स, फोर्स को अपन कह रहे हैं कि भाई ये वेक्टर है, ये सदिश। अब एक एग्जांपल है कि ये आपका घर है, वो धान की बोरी है, बाजरी भरी है, थारा पिताजी घर में खींच रही है, मान लो वो 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं घर की तरफ, पर थारे कीड़ो काटे, तो पापा का थोड़ा मजाक कर लिया, तो आपने उल्टा 15 न्यूटन इधर लगाना शुरू कर दिया। तो मेरे को बताओ कि ये बोरी अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं,
क्योंकि दोनों तरफ विपरीत बल लग रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली बराबर हैं। अब अटू दांग पिताजी ठोकी एक जुत्ती, मजाक था को बटी धराशायी। तो अब आप भी क्या करोगे, उस जूती के इफेक्ट से 15 न्यूटन का बल इस तरफ लगाना शुरू कर दो, तो टोटल हो गया 30 न्यूटन और फटाफट बोरी आ गई घर में। अब वो जो मैं कह रहा था ना कि इनके अलग थोड़े से नियम होते हैं, बहुत डीप अपने को नहीं जाना है, बस इंट्रोडक्शन टाइप है कि ये जैसे कोई वस्तु है, इस पे बल लग रहा है एक तो इस तरफ मान लो 10 न्यूटन, एक बल लग रहा है इस तरफ वो मान लो 15 न्यूटन। तो अब ये किस तरफ जाएगी और कितना बल लगेगा, तो ये इनके बीच में इस तरफ जाएगी। और ये कैसे डिसाइड होता है, ये एक पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज का एक नियम होता है कि इसके समांतर एक और उतनी ही डायरेक्शन में लेंथ और इसकी डायरेक्शन में भी वैसी की वैसी एक और बना दो। फिर इससे ये तय होता है कि भैया डायरेक्शन तो इस कोने से इस कोने जाएगी, और मैग्नीट्यूड का भी अपना ही वो कैलकुलेशन है, अपने को नहीं जाना उस। अब एक पॉइंट आता है जिसमें जनरली कंफ्यूजन रहता है और अच्छा खासा रहता है। वो कंफ्यूजन है, एक होता है मास यानी कि द्रव्यमान, एक है वेट यानी कि वजन या भार। देखो ये तो है वेक्टर यानी कि सदिश, और जबकि ये है स्केलर यानी कि अदिश। इन दोनों में क्या फर्क, सबसे पहले ध्यान रखना, ये तो बताता है कि किसी भी चीज में कितना अमाउंट है, किसी चीज का टोटल, कोई एक पदार्थ है उसमें टोटल कितना द्रव्य है ना, उसका द्रव्य का अमाउंट बताता है, मात्रा बताता है। इसका मात्रक होता है केजी, किलोग्राम। वो है वेट, ये एक्चुअली फोर्स है, एक तरीके का बल है ये। बल को अपन परिभाषित करते हैं एक फॉर्मूला से, जिसको अपन कहते हैं F=ma, द्रव्यमान गुणा उस पे लगने वाला त्वरण, एक्सिलरेशन। ठीक है। अब इन जनरली अपन क्या करते हैं, एक दुकान पे जाते हैं कि भाई मार 5 किलो चीनी तोल दे। अब वो 5 किलो अपन तो सोच रहे हैं वो द्रव्यमान, लेकिन वो द्रव्यमान नहीं है, वो फोर्स है। उस चीनी का नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है। और नीचे क्यों, क्योंकि अपनी धरती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स देती है और उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, समझ रहे हो। पर इन जनरली अपने लिए वही द्रव्यमान हो गया, जबकि इन दोनों में डिफरेंस, द्रव्यमान कांस्टेंट है, ये कभी नहीं पलटता। अगर किसी चीज का द्रव्यमान 5 किलो है, तो आप चाहे चांद पे चल जाओ, चाहे मंगल ग्रह जाओ और चाहे प्लूटो जाओ, वो 5 किलो ही रहे। जबकि ये परिवर्तित होगा, क्योंकि एम तो चलो वही है, लेकिन हर जगह त्वरण अलग अलग होगा। जैसे धरती पे ही अगर आप सोचो ना, करीब करीब त्वरण रहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चांद पे चले जाओगे तो वो चेंज हो जाएगा, मंगल पे जाओगे तो और चेंज हो जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल धरती पे ही देखो तो ये चेंज हो जाता है। धरती थोड़ी अंडाकार शेप में, अगर आप इक्वेटर या भूमध्य रेखा के आसपास जाओगे ना, तो यहाँ पे जो जी का मान होता है ग्रेविटेशनल त्वरण का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ये कम होता है कंपेयर्ड टू पोल्स पे जो जी होगा, क्योंकि ये दूरी कम है और ये दूरी ज्यादा है। अभी इसमें इतना डीप मत जाओ, जब ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे कुछ समझाएंगे उस समय अपन की पूरी बात करें। तो इसीलिए ये होता है कि चीज जो यहाँ पे है ना इक्वेटर पे, यहां जाओगे तो ज्यादा भारी लगेगी। ये बेसिक सा एक डिफरेंस है इनमें जो ध्यान रखना है। वेट और मास अलग अलग है, मास अमाउंट है जो कि कांस्टेंट है,
वेट एक तरीके का फोर्स है जो कि हालांकि मास पे डिपेंड तो कर रहा है, पर वो अलग है, डिपेंड ही कर रहा है, बराबर नहीं है मास और वेट। ठीक है, ये था आपका स्केलर और वेक्टर। अब अपन बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की प्रणाली। अब है क्या कि एक टाइम था, सभी अपने अपने नियम कायदे लेके बैठे हैं। कोई कह रहा है कि भाई मैं जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो नापूंगा फुट में। कोई कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो मीटर में चल रहा हूँ, कोई किलोमीटर में ही चल रहे हैं, कोई सेंटीमीटर में चल रहे हैं। किसी ने कहा भाई मैं द्रव्यमान जो है वो नापूंगा ग्राम में। कोई कहता नहीं नहीं मैं तो पाउंड में नापूंगा। कोई कहता है कि अपन तो भैया जो है किलोग्राम में नापेंगे। तो सबके अलग अलग सिस्टम, एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, कोई जगह है, वहां पे कुछ अलग ही चल रहा है, इनका कुछ अलग ही चल रहा है। फिर किताबें पब्लिश होती हैं, पेपर पब्लिश होते हैं, उनमें अलग अलग आ रही है। तो फिर एक है द इंस्टीट्यूट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट करके एक है, उसका हेडक्वार्टर पेरिस है। वो एक बार जनेवा में बैठे और उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि नहीं यार कुछ ऐसा बनाते हैं जो ना सब जगह एक जैसा ही हो और सभी लोग उसको मान लें। तो सबका जो मात्रक होंगे वो एक जैसे होंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस आधार पे उन्होंने डेवलप किया एसआई सिस्टम। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि भाई ये है क्या। पहली चीज तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे अगर अपन बात करें तो एक तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कि भाई पूरी दुनिया में एक जैसा ही है, ये एक्सेप्ट कर लो। दूसरा है कि ये किस लिए होते हैं, मेजर है फिजिकल क्वांटिटी, जो भौतिक राशि है उसको मेजर करने के लिए ये चीज, नापने के लिए। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि वो राशियां जिन पे जिनको आप फिजिक्स के लॉज से डिफाइन कर सको, परिभाषित कर सको फिजिक्स भौतिक के नियमों से, और जिनको नापा जा सके। अब मैंने कहा था कि अलग अलग जगह अलग अलग था, तो कुछ एक सिस्टम ये है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस वाले सेंटीमीटर में नाप रहे थे और ग्राम में नाप रहे थे, और ये सेकंड में टाइम था। इन्होंने दूरी नापी फुट में, इन्होंने वेट नापा पाउंड में, टाइम सेकंड में ही था। इन्होंने जो है दूरी नापी मीटर में, इन्होंने किलोग्राम में वेट नाप लिया, जो सॉरी मास, द्रव्यमान, और इन्होंने जो है टाइम नापा सेकंड में। ये जनरली जो एफपीएस है ना, ये ब्रिटिशर्स, उधर वो जो ब्रिटिशर्स वाला एक एरिया था वहां पे काम ले रहे थे। सीजीएस जो था ये अपने फ्रांस फ्रांस और इनके आसपास के एरिया में चल रहा था। बाकी कुछ एरिया में ये भी चल रहा था, एमकेएस। तब उन लोगों ने एमकेएस को इसी एमकेएस को मॉडिफाई किया, थोड़े से इसमें परिवर्तन किए, और उन्होंने बनाया एसआई प्रणाली। ठीक है, अब एसआई प्रणाली क्या, ऐसा ही प्रणाली है ना, इन्होंने क्या किया कि तीन तरीके की यूनिट बनाई, अलग अलग कैटेगरी। एक का ये फंडामेंटल है, मौलिक है, मूलभूत, और ये सात हैं। बाकी सारी यूनिट इन सातों को मिलाकर बना देंगे। तो वो जो मिलाकर बनाएंगे उनको इन्होंने कह दिया व्युत्पन्न इकाइयां, डेराइव्ड। तो दो कैटेगरी तो हो गई, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फिर एक आई थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि सहायक इकाई। भाई वो फंडामेंटल में भी नहीं थी और फंडामेंटल से बन भी नहीं रही थी। वो था एंगल, कोण। ये कैसे नापे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई उसके लिए अपन अलग ही यूनिट रख देते हैं। ठीक है, यही है, देख लो। अब है सात मौलिक इकाइयां। सात मौलिक इकाइयां कौन कौन सी है? एक तो था किलोग्राम, कि आप द्रव्यमान कैसे नापो। एक है एम्पियर, कि करंट कैसे नापो, जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है, विद्युत धारा।
फिर आया आपका मीटर, कि आपको दूरी नापनी है, डिस्टेंस, ये कैसे नापो, तो ये अपन भाई MKS में, ये अपन मीटर में नापेंगे। फिर आया सेकंड, के टाइम जो है अपन सेकंड में नापेंगे सारे लोग। फिर आया केल्विन, कि अपन जो तापमान है वो किस में, कि अपना स्टैंडर्ड रखेंगे केल्विन, बाकी डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट, ये अपन फ़ारेनहाइट और अलग ही रखेंगे। स्टैंडर्ड में कौन आया, केल्विन। फिर एक आता है कैंडला। कैंडला क्या है, कि जो आपकी लाइट होती है ना, उसकी जो इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी है, वो कितनी तीव्रता है उसकी चमक में, कुल मिला के सीधी सी बात, वो कैसे नापोगे, कि वो कैंडला। फिर सातवीं चीज एक और आती है, मोल। मोल जो है, ये आपको एक्चुअली कोई भी सब्सटेंस है, उसमें एलिमेंट्री जो चीजें हैं वो कैसे नापेंगे, उसके लिए है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री चीजें। एलिमेंट्री जैसे कि परमाणु है, अणु है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, इनके नंबर, ये लगभग केमिस्ट्री में काम आता है। उसके बाद में इन्होंने दो सहायक इकाइयां रखी, डेराइव, जो कि एंगल या कोण नापने के लिए थी। अब इसमें भी दो हैं। एक तो कि आपकी कोई समतल सरफेस है, उसका जो कोण है, यानी कि एक तरीके से 2D एरिया है कोई, उसमें कोण अगर आप नाप रहे हो तो वो किस में नापोगे, डिग्री में, रेडियन में, या क्या। तो उन्होंने कहा अपन रेडियन में नापेंगे। फिर एक आया कि अगर 3D ऑब्जेक्ट है कोई, 3D में आप वही कोण नापना चाहो तो कैसे नापोगे, तो इन्होंने कहा कि भाई 3D में अगर नापना है तो स्टीरेडियन है। 3D वाले कोण किस में, स्टीरेडियन में, और 2D वाले कोण रेडियन। और व्युत्पन्न तो वही है, डेराइव, जो फंडामेंटल से जोड़ बाकी, उनको आपस में ही जोड़ बाकी कर करा के ये अपन निकालते हैं, उनको अपन कहते हैं डेराइव्ड या व्युत्पन्न। अच्छा, अब ये जो सात अपन ने देखी थी मौलिक इकाइयां या फंडामेंटल, इनको रटने का भी अपना अपना ही तरीके होते हैं, कई भूल जाते हैं। मैं मेरा जो है मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपना देखना। वो ये है, काम से कैसी मौत। काम से कैसी मौत, आलस त्यागो, काम करो, यही फंडामेंटल है। ये हो गया किलोग्राम, या फिर केल्विन लो तो वो ले लो, लेकिन ये किलोग्राम। ये हो गया एम्पियर, विद्युत धारा। ये हो गया मीटर, डिस्टेंस। ये हो गया सेकंड, टाइम। ये हो गया केसी में केल्विन, तापमान। सी कैंडला, इल्यूमिनस इंटेंसिटी। मौत यानी मोल। देखो, मास का जो है किलोग्राम, और जो मोल है, इनमें थोड़ा डिफरेंस है, ये अलग है, ये ध्यान रखना। मास तो उस टोटल मैटर का जो है अमाउंट बताता है, कि टोटल मात्रा कितनी है, जबकि वो नंबर्स बताता है, मोल, कि इसमें कितने अणु है, परमाणु है, कितने इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट्री सब्सटेंस जो भी है। ठीक है। अब जो यूनिट्स हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। एक तो कि भैया वेल डिफाइंड हो, पूर्णतया परिभाषित हो। ऐसा नहीं हो कि अमेरिका वाले अपनी तरफ से ही कुछ जोड़ रहे हैं, यूरोप में अलग ही चल रहा है, नहीं। वेल डिफाइंड हो, प्लेस के साथ में ना बदले। अगर आप मंगल ग्रह पे चले गए और आप कहते हो कि नहीं, हमारे अब 1 किलो में है जो 700 ग्राम ही लेंगे हम, तो नहीं चलेगा, वहां पे भी 1 किलो में 1000 ग्राम ही होगा। तो जो जगह है उसकी वजह से परिवर्तित नहीं होती हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड है। तीसरा, टाइम के साथ चेंज नहीं होती, कि रात को तो 1 मिनट में 60 सेकंड थे, सुबह उठते हो तो कहते नहीं आज से 65 सेकंड है, नहीं, टाइम से नहीं बदलेंगी। और कुछ एक फिजिकल कंडीशंस है, भौतिक परिस्थितियां हैं, उन पे भी डिपेंड नहीं करती है।
जैसे आप कहो कि बारिश है, सर्दी है, गर्मी है। अब बारिश में तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं 1 किलो में 1000 ग्राम है, गर्मी आते ही 1 किलो में 800 ग्राम हो जाएंगे ना। भौतिक परिस्थिति पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेंगी। फिर इसी का यूनिट्स का एक छोटा सा पार्ट आता है डायमेंशन या विमाएं। वो क्या है? वो ये है कि जो आपने फंडामेंटल यूनिट्स से जो डेराइव्ड यूनिट्स बनाई है, उन डेराइव्ड यूनिट्स में फंडामेंटल यूनिट्स का कितना कितना भाग है। वो जो भाग है अपन उसके घातांक से प्रदर्शित करते हैं, और वो घातांक ही उसकी विमा है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो लेकिन एक बार मैं ये बताऊं कि भाई फंडामेंटल यूनिट्स का कितना पोर्शन, कितना वेटेज आपके व्युत्पन्न या डेराइव्ड इकाइयों में है, यही विमा है। तो अब मेरे को ये बताओ कि फंडामेंटल इकाइयां कितनी है? 7 है। तो टोटल किसी भी चीज में विमाएं कितनी पॉसिबल है? 7। देखो, ये जो चीज है ये एनसीईआरटी की पूरी पूरी परिभाषा है, देख लेना। और ये वही चीज है, किसी भौतिक राशि के विमा व घातांक है जो मूल राशियों पर लगाए जाते हैं। भाई जो मूल राशि उसमें आएगी, एड ऑन होगी, डिराइव करोगे तो कुछ ना कुछ उसका पोर्शन आएगा। उनका कितना पोर्शन आया है वही घातांक के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। और ये करता क्या है? भौतिक राशि की प्रकृति और उन मूल इकाइयों के बारे में बताता है जो कि उसमें आई। ठीक है, अब वही, ये भौतिक जगत की 7 विमा के रूप में 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो इससे ज्यादा आएगी कहां से व्युत्पन्न में? तो डेराइव्ड में मैक्सिमम 7 ही विमा आ सकती, कहानी खत्म। अब इसका एग्जाम्पल विमा का मैंने कहा था कि एग्जाम्पल से बताऊंगा। तो चीज ये है कि आप देखो, मेरे को किसी चीज का आयतन देखना है, आयतन की विमा देखनी। तो आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही तो है वॉल्यूम। तो अगर मैं करूं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या है? वॉल्यूम। लेकिन एक चीज बताओ, तीनों के तीनों हैं तो डिस्टेंस ही ना, दूरी ही तो है, लेंथ है ना। तो ये हो गई एक एल, ये भी एल, ये भी एल, तो टोटल क्या हो गया? एल क्यूब। ये इसकी विमा है। यानी कि वॉल्यूम में फंडामेंटल यूनिट्स की जो डिस्टेंस वाली विमा है वो 3 बार है, उसकी घात 3 है। अब ऐसे ही बल, बल की ये कैसे आई? जैसे फोर्स होता है ना, फोर्स को अपन लिखते हैं एम इंटू ए, मास इंटू एक्सिलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये फॉर्मूला है। और एक्सिलरेशन को आप कैसे लिख सकते हो? त्वरण होता है दूरी बटा समय का स्क्वायर। तो दूरी वापिस एल, समय टाइम, ये लो टी, इसका स्क्वायर। तो ये तो हो गया मास, जिसको कि कैपिटल एम से शो कर देंगे विमा में। ये हो गई दूरी, ये हो गया टाइम का स्क्वायर। अब ये जो 1/t² है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम, इस पे 1, एल 1, और t-2, ये हो गई जी आपके बल की विमा, है ना। भाई ये यही बता रहा है कि जो बल है उसमें फंडामेंटल यूनिट्स का क्या क्या पोर्शन, उनकी घातांक से, कि जो द्रव्यमान है, मास है, वो तो एक भाग रख रहा है, जो लेंथ है, जो दूरी है, वो भी एक भाग रख रही है, और जो समय है वो -2, यानी कि भाग में है। ठीक है, अब विमा की विशेषताएं हैं। विमा
इकाइयों की प्रणाली पर निर्भर नहीं करती। यानी कि जो डायमेंशन है वो कौन सा सिस्टम आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। आप सीजीएस लो, आप एमकेएस लो, आप एफपीएस लो, क्योंकि वहां पे भी वेट ही तो है। एमकेएस में मास ही तो है। अब वो चाहे ग्राम में ले, चाहे पाउंड में ले, चाहे किलोग्राम में लो, है तो मास ना। तो उसको तो एम ही लिखोगे विमा के टाइम पे। अब कहीं आप फुट में दूरी नापो, चाहे आप मीटर में नापो, चाहे सेंटीमीटर में नापो, है तो लेंथ ही ना। तो एल ही तो होगा। तो इसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो आप कोई भी प्रणाली यूज करो, बीमा उससे इंडिपेंडेंट है। दूसरा है, समान बीमा वाली राशियों को एक दूसरे से जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है जो एक जैसी होंगी ना, इस बीमा से अपने को प्रकृति समझ आती है। और प्रकृति मतलब आप ये कह सकते हो कि हमें ये समझ आ गया कि ये क्या है। जैसे अगर मैं वेट की बीमा देखूंगा, मेरे को समझ आ जाएगा कि ये फोर्स है। समझ रहे हो? तो ये यही कह रहा है कि जो समान बीमाएं हैं उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। गुणा भाग की बात यहां नहीं की है, जोड़ना और घटाना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि यार फोर्स है 15 न्यूटन, उसमें आप गति जोड़ दो 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जोड़ ही नहीं सकते, इनका आपस में कोई मेल ही नहीं है। तो भाई साहब आ कौन जुड़े। लेकिन यही अगर मैं कहूं फोर्स है 15 न्यूटन और वेट जा रहा है 10 न्यूटन, जोड़ लो, 10 25 हो गया। घटा लो तो वो अलग चीज है। तीसरा ये कह रहा है, विमा को भौतिक राशियों की इकाइयों से प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट्स हैं उनसे डायमेंशन आप क्रिएट कर सकते हो। वही तो अपन कर रहे हैं। फॉर्मूले से अल्टीमेटली आया तो आपके पास वो उसका यूनिट ही था। जैसे वॉल्यूम की बात की थी तो वो मीटर क्यूब था, तो मीटर क्यूब से ही तो आपने बीमा बनाई है। या फिर आप बीमा से वापस उल्टा जा सकते हो, उसकी यूनिट उसकी इकाई भी बना ही सकते हो, है ना। फिर आता है चौथा, कि कोई भी दो अलग अलग राशियां हैं फिर भी उनकी विमा एक हो सकती। फॉर एग्जाम्पल गति यानी कि स्पीड, या फिर वेग यानी कि वेलोसिटी। तो देखो दोनों हैं स्पीड, पर वेग में वेलोसिटी में आप डायरेक्शन भी देते हैं। अब डायरेक्शन का फॉर्मूला से क्या लेना देना। तो यूनिट तो दोनों की वही रहेगी, किलोमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। तो इनकी विमा तो सेम है, पर राशि अलग हो गई। ये एक सदिश आ गई, ये एक अदिश आ गई। पांचवी चीज है, जब दो विमा को गुणा या भाग किया जाता है तो एक नई विमा बनती है। वही कर लेते हैं। कोर्स के टाइम पे अपन ने मास को गुणा किया था एक्सेलरेशन से, तो वो न्यूटन दे गया। मास का m1 था, सिर्फ m ही तो था। एक्सेलरेशन का अपना आया था Lt-2। उन दोनों को गुणा किया तो ये तीसरा न्यूटन आ गया, यानी फोर्स आ गया। तो यही सारी चीजें हैं। बस इन्होंने एक गलती कर दी यूनिट बनाते समय। एक यूनिट और बनानी थी, इंसान के मन की भावनाएं भी आप नाप ही लो। ये मेरे को इसलिए याद आ गया, कल एक बंदा आया कहता स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। मैं कहा तेरे को क्या हो गया, अच्छा खासा तो है। कहता नहीं सर, एक दो एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाया और बहुत मेहनत है, इधर जाओ उधर जाओ, बहुत डिप्रेशन में हूँ और एंजाइटी हो रही है। उनकी भी इनको ना एक यूनिट बनानी थी। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपके पास रहने को अच्छी जगह है, सोने को बिस्तर है और खाने में मनपसंद चीजें आप खा पा रहे हो, पहनने को सुंदर कपड़े हैं, तो वो स्ट्रगल नहीं है मेरे भाई, मेहनत है। और वो तुम खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। तो इन फालतू के चोचलों से बाहर निकलो, पढ़ाई करो और ये मेहनत करते रहो। आप क्या करोगे, जो टोटल कोई सब्जेक्ट है उसका पूरा का पूरा सिलेबस एक बार में नहीं होगा। डेली के कुछ एक गोल्स आप तय करो कि आज रात को सोने से पहले ये टॉपिक तो मैं खत्म करके सोऊंगा।
और फिर जब सोओगे ना बड़ी चैन की नींद आएगी, क्योंकि वो आपको एक अचीवमेंट फील होगा, कुछ तो हासिल किया है। एक लाइन है कि जब घर से निकले ही हैं तो वापस इतिहास लिख के ही आएंगे। तो इतिहास लिखो। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर